सैयद सरदार अहमद शाह साहब। ये क्या उसने इत्तेफाक है कि हमेशा मुझे मौका ख्वाजा भाई के बाद मिलता है, और वो अब मैं दूल्हे वाली बात एंजॉय कर रहा था, 30 दूल्हों वाली। तो वो 30 दूल्हे नहीं आए, वलीमा हो गया, क्योंकि हमारे पास आप जैसे अच्छे बाराती मौजूद थे। पहले ख्वाजा साहब ने शेर के साथ स्टार्ट किया, और मैं उसी ज़मीन पे, उसी काफ़े पे यहीं बैठा था, मेरे जहन में कुछ आ गया, तो मैंने कहा चलो मैं शेर कर लूँ। ये समझ लें कि ख्वाजा साहब का शेर है, हो सकता है। जो अंदर में पक रहा है, जो अंदर में पक रहा है, खुल के कर इजहार। जो अंदर में पक रहा है, खुल के कर इजहार। क्यों डर के जी रहे हो मर जाने के डर से? जनाब स्पीकर, मैं खुद को बड़ा खुशबख्त समझता हूं कि आज मैं 11वीं बजट स्पीच इस ऐवान में मुझे करने का मौका मिला है। ये 10 साल इस ऐवान में आपके साथ रहे, और आपने जिस तरह इस ऐवान को चलाया, आपका जो कंडक्ट था, मैं उस पर भी आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। आज ख्वाजा साहब ने हमेशा की तरह बड़ी शीरीं बयानी से अपने ख्यालात का इजहार किया, मगर एक बात जो हमीदा खोड़ो साहब की बुक उठा के उन्होंने सिंध की बम्बई की अलहदगी के हवाले से, क्योंकि मैं भी छोटा सा एक तिफ्ल मकतब हूँ तारीख का, और मैं समझता हूँ कि ये असेंबली यहाँ पे रिकॉर्ड पे हर चीज़ आती है, और यहाँ पे बैठ के हम तारीख को मसख ना करें। कुछ उसके पहलू होते हैं। वन ऑफ द रीज़न जो हमीदा खोड़ो साहिबा ने बयान किया है, इसमें 1910 से लेके उसके बाद की जो बजट थी बम्बई प्रेसिडेंसी की, या जो उस वक्त का जो फिस्कल क्रंच था, उस हवाले से ख्वाजा साहब ने बयान किया। मगर ख्वाजा साहब ने यह बात बयान नहीं की कि जिस वक्त ये जिस बजट की बात कर रहा है, उस वक्त सिंध एक कमिश्नर के अंडर में, एक कमिश्नरेट में तब्दील हो चुकी थी जबरन। 1843 में चार्ल्स नेपियर ने सिंध पे हमला किया, इन्वेड किया। सिंध उस वक्त एक आजाद खुद मुख्तियार रियासत थी, वतन था जो हजारों बरसों से चलता आ रहा था। उसकी कभी कश्मीर जो है वो सिंध के साथ रहा, कभी मुल्तान तक भी सिंध रहा। और जब चार्ल्स नेपियर ने सिंध पे हमला किया, तो उस वक्त सिंध में जो रेजिस्टेंस थी, जिसकी मिसालें आपके सामने हैं, मीर शेर मोहम्मद तालपुर से लेके, मीरपुर खास के ओशू से लेके और हैदराबाद के तालपुर तक जो रेजिस्टेंस उसको फेस करनी पड़ी। जाहिर है पूरे हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी फैल चुकी थी, इतने वसाइल उस वक्त तालपुरों के पास नहीं थे जो उसको फेस कर सकते। मगर सिंध खुद मुख्तियार वतन था जनाब स्पीकर, और उसके बाद 7 साल तक 1850 में, 49 में या 50 में गवर्नर मुकर्रर होता है, और जबरन उस सिंध को बंबई के ताबे किया जाता है, बंबई प्रेसिडेंसी में उस सिंध को दिया जाता है। और सिंध की अलहदगी की मूवमेंट उसके काफी बाद स्टार्ट होती है, इस रियलाइजेशन के साथ कि सिंध को अपनी उस असली हैसियत में बहाल किया जाए। क्योंकि सिंध कौन सा केस लड़ रहा था? सिंध का ये चंद टकों का केस लड़ रहा था, उस वक्त में चंद पैसों का केस लड़ रहा था बंबई प्रेसिडेंसी के साथ। सिंध अपने तशख्खुस की जंग लड़ रहा था, अपनी आइडेंटिटी की जंग लड़ रहा था। सिंध उन 1000 सालों से लेके, वो मोहनजोदड़ो से लेके जो सिंध आबाद हुआ था, नेहरू ने खुद लिखा है कि इंडिया इज ड्राइव फ्रॉम इंडस।
खुद ये हिंदू मजहब का वजूद नहीं था, वो ऋग्वेदा में पहली दफा वर्ड यूज हुआ सिंधु, उसको वो प्रोनाउंस नहीं कर सकते थे। पर्शियन से वो आए तो उन्होंने कहा इसको हिंदू, देन इट बिकेम हिंदू रिलीजन, देन इट बिकेम हिंदुस्तान। उस वक्त सिंध मौजूद था और सिंध उस अपने तारीखी अपने हक के लिए और तारीखी तशख़्ख़ुस के लिए लड़ रहा था। ये फकत सिंध की उस वक्त में बंबई से अलहदगी की तारीख जो है वो चंद टकों के पैसों पे नहीं थी। अगर सिंध इन पैसों के पीछे होता, सिंध ने पूरी तारीख में जनाब स्पीकर कभी किसी एक रियासत पे हमला नहीं किया है। दुनिया में हमलावर होते रहे, आते रहे। सिंध वो था जब खिलजियों को दिल्ली में वेलकम किया जा रहा था, यहां पे हमारी बहन बागुल बाई थी जो उस जमाने में दो सूबरों के साथ खड़ी होकर अपनी शहादत नोश कर रही थी। खिलजी आए, लोधी आए, सैयद आए, गौरी आए, मुगल आए, जितने भी आए, सिंध ने उसको रेजिस्ट किया। उसको वेलकम अगर हुआ था तो वहां पे हुआ था, हिंदुस्तान में हुआ था, उस जमाने के दिल्ली में हुआ था, उस जमाने के दक्कन में हुआ था। रेजिस्टेंस यहां पे मिली थी। सिंध ने कबूल नहीं किया किसी भी तसल्लुत को, चाहे नादिर शाह हो, चाहे अमीर तैमूर हो, चाहे शाह शुजा हो, जितने भी अफगानी हो, जितने भी यहां पे हमलावर हुए, सिंध ने तस्लीम नहीं किया। सिंध हमेशा रेजिस्ट करती रही क्योंकि सिंध को टक्कों की लालच नहीं थी। और सिंध उस पैसिफिज्म के अपने हिस्टोरिकल अमन पसंदी का और सिंध का जो नजरिया था, सिंध का जो असास था, सिंध उसके साथ खड़ा था और आज तक उसके साथ खड़ा है। ना सिंध ने इस बुनियाद पे किसी इंटीग्रेशन को या हमें इस मुल्क में हमने कोई शिकवा किया है। हम पाकिस्तान को मजबूत करने की बात करते हैं, हमारे साथ फिस्कल डिवीजन में कितनी ज्यादतियां होती है इस रियासत में होते हुए भी। हमने इस बुनियाद के पाकिस्तान की सालमियत को या पाकिस्तान की फेडरेशन या इंटेग्रिटी को कमजोर करने की कोशिश की है कहीं पे? नॉट एट ऑल। हम अपने हुकूक के लिए बात करते रहे, हुकूक के लिए लड़ते रहे। हमने कभी भी इन बुनियादों पे हमने अपनी सालमियत को या मुल्क की सालमियत को खतरे में हम नहीं लाए। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि इस तरह की बात करके मैं नहीं समझता कि ये ऐसे फैक्ट्स हैं, क्योंकि सिंधी मैं हमेशा बात करता रहा हूं कि हम भी एहतराम करते हैं सब जबानों बोलने वाले के, हम एहतराम करते हैं जितने भी जबानें बोलने वाले हैं इस मुल्क में मौजूद, हम सब की रेस्पेक्ट करते हैं। हम पहले भी कह चुके हैं कि हम पंजाबी के बाबा बुल्ला शाह से लेके ख्वाजा फरीद से लेके हम मिर्जा गालिब और मीर तकीर से मोहब्बत करने वाले हैं। हम ये कहते हैं कि हमारी सिंधड़ी पे और हमारी सिंध पे और शाह लतीफ के और सचल के तशक्कुस पे कोई उंगली ना उठाई, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। चाहे कुछ भी हो, किसी भी पॉलिटिकल मकासद के लिए कोई करे, ये हम नहीं कर सकते। यहां पे तकरीर होती है, हमने कोई यहां से कोई बात नहीं की, ना हमारी तरफ से यहां से कोई नफरत का इजहार हुआ है किसी भी अंदाज में। मैं सबको सुनता रहा हूं, यहां से कई तकारीर हुई, मैं सुनता रहा। भाइयों ने खाम पुरानी एक बात शुरू कर दी। मैं कहता हूं कि भाई इसी नफरत की और मुतअस्सिबाना सियासत ने आपको बंद गली में आके छोड़ा है। आज आप मुकैयद हुए हैं इस पूरे उस सियासत के बुनियाद पे। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख्वाजा साहब आज बयान करते हैं, आज से थोड़ा 15-17 साल पीछे चले जाओ, कोई कराची शहर में किसी गली में घूम सकता था क्या हैदराबाद जो है वो पुरअमन शहर था उस जमाने में? मैं पढ़ता था, हैदराबाद में रहता था, शर्जील मेमन पढ़ता था उस जमाने मॉडल स्कूल में। हम घर से स्कूल तक नहीं निकल सकते थे, ये हशर होता था। हम हीराबाद में रहते थे, मैं स्कूल में 6ठी जमात 7वीं जमात में पढ़ता था हीराबाद में। हम अपने घर से बाहर मोहल्ले की गली में कोई चीज लेने के लिए भी जा नहीं सकते थे। लॉ एंड ऑर्डर का ये आलम था। तो लॉ एंड ऑर्डर की बात आप ना करें। वो मुझे पता है कि सिंध के साथ क्या होता रहा है और सिंध में कौन डाकू पैदा करता रहा है और सिंध के साथ क्या साजिशें होती रही है। मैं सियासी शागिर्द हूं, मैं इन चीजों को समझता हूं, बयान नहीं करना चाहता आज यहां पे। कराची लूज हुआ, पता नहीं अजीब गुफ्तगू स्टार्ट हुई है। मैं हाफिज नईम साहब के सुन रहा था, उनके कलमात। भाई अगर आप हार चुके हो, अब आपके सर के ऊपर किसी जनरल जिया का या मुशर्रफ का साया नहीं रहा, तो अब अब्दुल सत्तार अफगानी और आपका नेमतुल्लाह खान अब मेयर नहीं बन पाते कराची के। हाफिज नईम अगर अब सत्तार अफगानी और नेमतुल्लाह खान नहीं बन पाते तो मुर्तजा वहाब पे उंगली उठाने का उसको कोई हक नहीं है। इसी बुनियाद पे सिंध में डिवीजन और नफरत की बात ना करे। वो अजीब सी उनने बातें की है कि भाई भुट्टो साहब ने बांग्लादेश जो है वो पीपुल्स पार्टी और भुट्टो की हटदर्मी की वजह से वो बंगाल अलग हुआ। हुमूद रहमान कमीशन पाकिस्तान रियासत का बयानिया है, पहले उसको पढ़े। हुमूद रहमान कमीशन 1971 में कायम हुई थी सुकूत ढाका के हवाले से कि ये हुआ क्या था इन्वेस्टिगेट करने के लिए
कि उसमें फौज और पॉलिटिशियंस का किरदार क्या था। वो एक जज की निगरानी में कमीशन बनी, हमने नहीं बनाई थी। उस कमीशन में क्या लिखा है, उस रिपोर्ट को आप पढ़ लें कि ये अल बदर, अल शम्स और रजाकार कौन थे ढाका में, जिन्होंने रेयर बाजार में ना कोई दानश्वर छोड़ा, ना शायर छोड़ा, ना वकील छोड़ा, ना किसी को छोड़ा। वो मारने वाले कौन थे कातिल वहां पे? ये कोई बयान नहीं करता क्या कि ढाका की गलियों में खून किसने बहाए और कौन उस वक्त में जर्नलों के हाथों में खेल रहा था खिलौने की तरह? हम तो नहीं थे। किसने खून बहाए वहां पे? आज ये बैठ के खून के आंसू रोते हैं और अजीब अजीब बातें करते हैं कि ये वडेरों की औताक नहीं है कराची। अरे भाई, ये कराची तो मौलाना मीर बैर की भी औताक थी आज से 300 साल 450 साल पहले। औताक क्या है? औताक, औताक लफ्ज का मजाक है ना। मैं तो हैरान हूं इस बात के कि भाई ये चंद चीजें हमारी कल्चर और सकाफत का वो समझे एक नमूना है, वो हमारी असास है वो चीजें। औताक वहां है जहां पे किसी राहरू को, किसी जाते हुए मुसाफिर को वहां पे खाना खिलाया जाता है, जहां पे गांव के सारे मसाइल एक जगह पे हल होते हैं। उस गांव का बड़ा एक होता है जिसको वडेरा कहा जाता है। शाह लतीफ ने अपनी शायरी में जहां कराची के उस जमाने के को बयान किया है, कराची को, तो वहां पे इसको औताक को भी बयान किया है। जना कर थ्याम साजा सुपेरिंसी तदा कर तिर जेतरो वेलम विसराम अंदर रूह रयाम सजन औताक करे कि मेरे महबूब मेरे अंदर में औताक बना के बैठा है। क्या बात करते हैं यार, जिसको पता ही नहीं है तहजीब का और सकाफत का, वो बैठ के मजाक करते हैं। उनको पहले उनको पता तो हो कि जिस बात पे वो बात कर रहे हैं उसको समझ है किसी चीज की। औताक तो सिंध बनी थी उस जमाने में। हमने अपने दरवाजे खोल के हमने पूरी सिंध को औताक करके जगह दी थी सबको। पूरी सिंध औताक थी। ये आज की बात थोड़ी है। और उस जमाने में वो थे वडेरे थे जो यहाँ पे बैठे थे, जो जितने आए थे, जी आया नू जी आया नू जी आया नू जो कहने वाले थे, उन्होंने कहा कि सिंध आगे है, सिंध आगे है, पाकिस्तान आगे है। और वो सारी हकीकतें हैं। हालांकि सर माउंट बैटन की उस वक्त में जो एग्रीमेंट थी, मैं अगर उस पर जाऊं या बयान करूं, मैं इन हकीकतों में नहीं जाना चाहता कि उस जमाने में कहां से माइग्रेशन होनी थी, कहां से नहीं होनी थी। वो चीजें बिल्कुल तारीख का हिस्सा है, आज तक पड़ी हुई है। वो सारे पढ़ सकते हैं लोग, पढ़ने वाले। आज बनाए कराची में पीपुल्स पार्टी का मेयर, और कराची को जरूरत थी किसी नस्ली मेयर की या नस्ली बुनियादों पे मेयर बनने की जरूरत नहीं थी। कराची में जरूरत थी उस पार्टी के मेयर की जो कश्मीर से लेके केटी बंदर तक बसने वाली कौमियतों और जबानों को जोड़ सके अपने साथ। और ये खुशकिस्मती है कि हमारे उर्दू बोलने वाले भाइयों की कि पीपुल्स पार्टी ने उसको मुंतखब किया है, मुर्तजा वहाब को, कराची में। और मैं तो यहां पे खड़े होकर कहता हूं कि फखरिया तौर पे मैं खड़े होकर कहता हूं कि वडेरा मियां मुर्तजा वहाब, तुमको कराची की औताक मुबारक हो। मैं तो फखरिया तौर पे कहता हूं कि तुम्हें कराची की औताक मुबारक हो कि उस हमारी सदियों की जो रिवायत है उसको तुम यहां पे कंटिन्यू रख सको कराची में। कराची वो कराची बने जो 1850 में 1849 में था। कराची वो बने जो उस समय 1861 में पहली लाइन कराची से निकलती है, कोटली तक पहुंचती है रेलवे की। कराची वो था जो पार्टीशन से पहले हसन अली आफंदी यदी फरियाल वालों का बड़ा था, जिन्होंने यहां पे सिंध मदरसुल इस्लाम बनाया। उस जमाने में कराची था। अगर वहां पे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी सर सैयद अमन खान बना रहा तो यहां पे हसन अली आफंदी बना रहा था। वहां पे नौशर फेरोज में स्कूल्स बना रहा था। कराची में दयाराम जेठमल डीजे साइंस कॉलेज कराची में बना रहा था, जो पूरे बड़े सगीर के बच्चे आके यहां पे पढ़ते थे। ये वो कराची था जहां पे ये फ्रेयर हॉल बन रहा था उस जमाने में। 1860 की दिहाई में ये फ्रेयर हॉल बन रहा था, जहां दुनिया में बैडमिंटन के पहले रूल्स जो है वो फ्रेयर हॉल में बने थे। उस जमाने में कराची था। कराची आज है क्या? उस जमाने में कराची था। वो कराची के लिए शेख अयाज ने कहा है ना, जिल मिलाईंदड़ कराची, रोशनिन जा गीत गाईंदड़ कराची। मैं उमरकोट का रहने वाला हूं। मैं आज भी औरंगी और कोरंगी की गलियों में मुंदरी की तरह मैं फिट आता हूं इन गलियों पे।
हम कराची को अलग थोड़ी समझते हैं। कराची तो उस जमाने में जब वास्को डी गामा हमले करने का ख्वाब देके कराची भी आ रहा था तो कराची बड़ी बंदरगाह थी, गुजरगाह थी यहां से। मैंने अगली दफा असेंबली में बयान किया था, सलीम बलोच के बड़े कलमती थे जिन्होंने रजिस्ट किया था वास्को डी गामा को, पोर्चुगीज को रजिस्ट किया था, जहां पे अमल खान शहीद हुआ था, जिसका मुजस्मा आज गवादर में लगा हुआ है। उस जमाने में कराची को हम डिफेंड कर रहे थे। ये कराची कोई 47 के बाद बनाए क्या भाई? कराची, ये कराची जिसके लिए आज भी सिंधी कहते हैं हुई जा काल खां मुंहिंजी उहाई अज कराची आ, असां लाइ माउ जी पोती असां लाइ लज कराची आ। हमारी माँ की पोती की तरह है कराची, जिसको हम अपनी लाज समझते हैं। तो कराची वराची को छोड़ो, कराची अगर पीपुल्स पार्टी है तो पीपुल्स पार्टी ये सिंध का है, जिनने शहीदों के लाश अपने कंधों पे उठा के इस मुल्क की सालमती का ठेका लिया। हमने जब उस वक्त में जब कोई कबूल करने के, सिंध में एक बच्चा कबूल करने के लिए तैयार नहीं था इस मुल्क में, वो एक टर्निंग पॉइंट थी जहां आसिफ अली ज़रदारी फ्रंट लाइन में आके उसने कहा कि पाकिस्तान खपे, फ्रंट लाइन में आके उसको कहा। तो कराची अगर पाकिस्तान को खिलाता है तो उसमें फकत कराची में बसने वाले लोग खिलाते हैं क्या कराची को? अगर कराची में ऑयल कंपनीज हैं तो याद रख ले, टैक्स यहां से कटता है तो उसका तेल जो है वो भिट से आता है, भिट ऑयल फील्ड से, खासकेली से। अगर इम्तियाज शेख की कंपनीज यहां पे बैठ के अगर टैक्स की कटौती करवाती है तो कोयला मेरे थर से निकलता है, कहीं और से नहीं निकलता। कराची में कौन सी कपास होती है जो अगर थायोडान पे और टॉलस्टान जो हमारी दवाएं हैं जो हम जो स्प्रे करते हैं कपास की फसलों पे, कराची में कौन सी फसल उगती है जहां पे ये स्प्रे होती है? स्प्रे तो मेरी उमरकोट में और गड़ी यासीन और नवाबशाह में होता है। टैक्स अगर कराची से कटता है तो क्या मकसद? ये चीजें कराची में बनती है क्या? वी आर द पार्ट ऑफ दिस। डू नॉट डिसइंटीग्रेट कराची फ्रॉम सिंध। इवन मैं कहता हूं कि उसका हो ही नहीं सकता, सर्वाइव ही नहीं कर सकता अगर ये पूरा सिंध जो है पीछे खड़ा ना हो। पानी कहां से? पानी आप कहते हैं कींजर से दरिया से पानी आता है, तो मैं ये कहता हूं अगर दरिया से पानी आता है, मैं थर का रहने वाला हूं, हमें वहां हम बारिश का पानी वहां पे जखीरा करते हैं, कभी दरिया का पानी वहां पे पहुंचता है तो हम 2 घोंट पी के हम सिंधु माँ का शुक्रिया अदा करते हैं। रजा करामू बैठा हुआ है, उसको पता होगा, जो पाइपलाइन वहां पे आई है, वो पानी पी के हम सिंधु के साथ ज्यादती नहीं करते, हम सिंधु के खिलाफ बात नहीं करते, हम सिंधु की आन और शान पे कोई आंच आने नहीं देते। तो मैं ये कहता हूं कि ये सारी चीजें एक तरफ रख के, इसको भुला के हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। अब कराची में एक नई एरा का स्टार्ट हुआ है, अब कराची में एक नई फिजागुली आई है, एक नई हवा चली है, और ये मुर्तज़ा वहाब उर्दू स्पीकिंग शैला की तरह रोशन ख्याल शाइस्ता एक मेयर कराची को मिला है, इसको कबूल करें और कराची की तरक्की में आप उसमें शामिल हो कि ये सिंध के लोगों में जो ये एक बंटवारे की सियासत और बुतस्पाना, या से वोट नहीं मिलेंगे आपको, मैं आपको बता दूं, मैं लिख के आपको दे देखता हूं। आप समझते हैं कि इन बुनियादों पे हम उर्दू बोलने वालों को एहसास महरूमी का एहसास दिला के हम कराची में वोट लेके आप फिर से जो है वो एंट्री मारेंगे? ये हो नहीं सकता। अब हो ये सकता है कि कराची में सारे सिंधियों को, बसने वाले बलोचों को, सबको आप ओन करके पॉलिटिक्स करें, फिर आप पीपुल्स पार्टी की तरह मजा चखें, एक प्लूरल पार्टी बने। अभी तक आप एक नस्ल परस्ती की सियासत पे काम चल नहीं सकता। मैं आज भी इस बात का पहले भी कायल रहा हूं, हमेशा यहां पे बात करता रहा हूं, आज भी ये बात कर रहा हूं। एजुकेशन की मैं हमेशा 12 यहां पे बात करता रहा हूं, तालीम के हवाले से मैंने कोई बात छुपाई नहीं है पार्लियामेंट में, इस फ्लोर पे। जनाब स्पीकर, जो हकीकतें थी मैंने यहां पे बयान की है। ये पकड़ते हैं 15 साल से, भाई 15 साल के तो हम खड़े हैं, हम हिसाब देने के लिए खड़े हैं, हम हमेशा बोलते रहे, हम हिसाब देते रहे। इससे पीछे कौन था? इससे पीछे कौन था? यहां पे जावेद अली साहब ने कहा कि एक सिंगल रूम के स्कूल बने। भाई सिंगल रूम के स्कूल मुशर्रफ ने बनाए, आप उस वक्त उसके साथ बैठे थे। किसने सिंगल रूम स्कूल बनाए? पहले जितनी भर्तियां हुई, आखिर में हमें पता चला, हमारे रिकॉर्ड से पता चला कि इन गलियों में जो पता नहीं कोई लूले, कोई लंगड़े, कोई मुंडा, कोई टुंडा जो था वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में भर्ती हुआ। वो किसने किया?
हमने तो नहीं किया। वो भर्तियां किसने की? तो एजुकेशन कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो खुदा न खास्ता पाकिस्तान जो है वो 2007-8 में बना और ये 15 साल जो है वो पूरा पाकिस्तान की तारीख है, और उसमें अब हिसाब लेने बैठ गए हैं कि पीपुल्स पार्टी हिसाब दे। उससे हम कहते हैं कि ये डिसेंडिंग ट्रेंड डिग्रेसिव स्टार्ट कहां से हुआ? ये तो 47 से लेके आपका डिग्रेसिव ट्रेंड है, चलता आ रहा है। भुट्टो साहब का एक था ताजा हवा का झोंका था 4 सालों का, जिसमें पाकिस्तान में आला तालीमी इदारे बने, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी बनी, बारानी यूनिवर्सिटी बनी, शाह लतीफ यूनिवर्सिटी बनी, ये बने वो बने, दौर था। बाकी तो उस वक्त में हम कहते हैं कि हमें सजा उस वक्त में मिली जब हम नहीं थे। मुझे नहीं पता कि जनरल जिया के साथ कौन बैठे हुए थे। ये उस वक्त सजा मिली जब सिंधियों ने MRD में मूवमेंट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी सिंध में हलचल चलाई, सिंध में तहरीक चली और सियासी बुनियादों पे सिंध को सजा दी गई और गैर सियासी हुकूमत कायम करके सिंध में 85 में ये परवाने दिए गए पॉलिटिशियंस को कि जो भी अनपढ़ हो उसको आप लेके टीचर बना दो। एक MPA साहब था उस जमाने का, 85 का, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। 85 में एक MPA साहब था, उसके पास सही कहा मलिशा एक गया बेरोजगार नौजवान, उसने कहा कि सही मुझे मास्टरी दे दो, क्योंकि उस वक्त टीचिंग की क्राइटेरिया थी मैट्रिक। ये 85 में गौसर शाह चीफ मिनिस्टर था कि सही मुझे टीचिंग का ऑर्डर दे दो। तो उसने कहा कि तुम क्या पढ़े हो? उसने कहा सही मैं MA पास हूं, मैं MA बैठा हूं, मुझे मास्टरी का ऑर्डर दे दो। उसने कहा अरे बेवकूफ, यहां पे मैट्रिक वाले धक्के खा रहे हैं, तुम MA वाले आए हो, जाओ पहले MA करके आओ और सारी मैट्रिक करके आओ, फिर तुम्हें ऑर्डर मिलेगा। ये किसकी सजा मिल रही थी हमें उस जमाने में? तो उसके बाद ये ट्रेंड चला और ये पहली दफा मेरिट पे अगर भर्तियां हुई तो पीपुल्स पार्टी के दौर में हुई और पीपुल्स पार्टी ने स्टार्ट की और टीचर क्वालिटी टीचर आए सिस्टम में। मुझे खुद ख्वाजा साहब को खदशे थे, ख्वाजा साहब मुझे पूछते रहे कि ये जो टीचर हुए हैं बिल्कुल मेरिट पे हुए हैं, इनकी तनख्वाहों का मसला है, ये कहीं इनको अंदेशा था कि सियासी बुनियादों पे कहीं ये लोग रह जाएंगे या कुछ होगा। मैंने कहा एक नहीं रहेगा, एक भी नहीं रहेगा, उन सबको ऑर्डर मिलेंगे। हाँ, इस बात को मैं एडमिट करता हूं कि नीचे जब ये सैलरीज का इशू आता है, नीचे उनके एरियर्स का जब इशू है, वो AG ऑफिस से हल नहीं होते मसाइल। जो AG यहां पे बैठा हुआ है उसने 60,000 डेटाबेस कभी बनाई नहीं। मैं पहले यहां पे बता चुका हूं कि उन्होंने कहा हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम 60,000 की डेटाबेस एकदम बना सके। हमने जितने केसेस वहां पे रेफर किए हैं, तनख्वाहों का इशू जो है वहां से डिले हुआ है, इसको मैं एडमिट करता हूं। मैंने पहले भी यहां पे कहा है, मैं मुसलसल उनसे राब्ते में रहा हूं कि जल्दी से जल्द उनके एरियर्स जो है उनको मिल जाए। नीचे लेवल पे अगर किसी ने किया है, मैं वो नोट करता रहा हूं, जितने भी स्पीचेस हुए हैं मेरे पास पूरी पड़ी हुई है, मैं 1 बाय 1 उसको रिप्लाई कर सकता हूं, मगर मैं हॉलिस्टिकली और जनरली जितने इशू हुए हैं उसको मैं एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। भर्तियां हुई, आप सबने देखी, मेरिट पे हुई। नहीं था हमारे पास टीचिंग एज अ प्रोफेशन इवॉल्व, पूरे पाकिस्तान में नहीं हो सका है आज तक। पहली दफा सिंध हुकूमत ने लीड लिया कि टीचर्स लाइसेंस पॉलिसी पहली दफा सिंध हुकूमत ने अभी इंट्रोड्यूस करवाई है, जो बजट जो कैबिनेट से पास भी हो चुकी है। अब टीचिंग एज अ प्रोफेशन इवॉल्व होगा। पंजाब में नहीं, हम मिसाल देते ना पंजाब की कि भी पंजाब में तालीम का ये आलम है, KP में ये आलम है। आप डेटा उठा के देखें, यहां पे जावेद हनीफ साहब ने, मैं हैरान हूं कि जावेद हनीफ साहब जैसे पढ़े लिखे बंदे जो खुद भी सेक्रेटरी रहे हैं पता नहीं कितने डिपार्टमेंट्स में, अगर एक एक महकमे की अपने आयामकारी की कारकर्दगी बता देते फिर भी हमें खुशी होती कि उसने कौन से अच्छे काम किए। उसने कहा कि 65 लाख बच्चे, भाई मैं बता चुका हूं कि यार सेंसस उठाएं प्लीज। सेंसस में 5 to 16 की जो डेटा मौजूद है आप उठा के देखिए, सिंध में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं कितने एनरोल्ड है और कितने बाहर हैं। इसको मसक ना करें, यह भी बताएं कि 1 करोड़ 30 लाख बच्चे पंजाब में आज भी आउट ऑफ स्कूल हैं और 50 लाख बच्चे KP में आउट ऑफ स्कूल हैं। ये गवर्नमेंट की डेटा है। वहां पे हमारे पास उससे बहुत कम तादाद है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का, हमारे पास उसका तादाद है आउट ऑफ स्कूल जिसको आप कहते हैं 35 लाख अगर आउट ऑफ स्कूल है तो वो बच्चे हैं जो 5वीं जमात के बाद ड्रॉप हो जाते हैं, वो स्कूल में नहीं है। क्योंकि 36,000 हमारे पास प्राइमरी स्कूल से और 4,000 हमारे पास पोस्ट प्राइमरी स्कूल से, जिसको हम अभी अपग्रेडेशन कर रहे हैं। इस साल भी हमारा टारगेट है कोई 4,000 के करीब स्कूल जो है वो अपग्रेड होंगे। और यहां पे अपग्रेडेशन पॉलिसी को एप्रिशिएट किए बगैर
यहां पे एक साहब कह रहा था कि पहले स्कूल ऐसी हालत में आप अपग्रेड करते जा रहे हो। अरे भाई, मकसद ये होता है कि मैं जब पढ़ा हूं, मैं किसी प्राइवेट स्कूल में ख्वाजा साहब नहीं पढ़ा, मैं नीम के दरख्त के नीचे से पढ़ा हूं यूनिवर्सिटी तक। ये मेरे क्लास फेलो शर्जील वाले और ये इधर बैठे हुए हैं, ये हम साथ पढ़े, हम किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़े, हम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े। आपको गवर्नमेंट स्कूल उस जमाने में अच्छा था, आप जैसे होनहार शागिर्द निकले इसलिए था कि आपके बड़ों ने, उस मोहल्ले वालों ने उस स्कूल को ऑन किया होगा। आज हम पलट के उस स्कूल को नहीं देखते। उस जमाने में मेरे गांव में स्कूल होता था, उस टीचर की जो खाना था वो हमारे घर से जाता था, वो बच्चों को खाना खिलाते थे। आजकल हमने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिल कर दिया है और यहां पे हम रोना रोते हैं कि भाई प्राइवेट स्कूल से बच्चों से बुक्स ले रहे हैं, फला ले रहे हैं, ब्लू डे, येलो डे, फला डे, उस नाम पे पैसे बटोर रहे हैं। तो हमने खुद जाके उस पे पांव दिया है ना, या किसने कंपेल किया है? हमने, मैंने अपनी बच्ची को दाखिल करवाया था गवर्नमेंट स्कूल में। मैंने इस असेंबली के फ्लोर पे खड़ा होकर कहा कि मैं नए सफर की शुरुआत करना चाहता हूं, मेरी एक ही बेटी है दीन दुनिया में, मैंने गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल किया है, मेरे साथ इस सफर में कौन चलना चाहता है? एक भी हमारे पार्लियामेंट से खड़ा नहीं हुआ जिसने कहा हो कि मैं अपने बच्चे को दाखिल करवाता हूं। मुझे पता है यहां पे जितनी स्पीचेज होती है मार्केट के लिए होती है, बाहर यहां पे सुनाने के लिए नहीं होती। ये रिकॉर्ड करके हम वहां पे हम फेसबुक पे डालेंगे और वहां पे हम दिखाएंगे कि मैंने ये बोला। मैंने आपकी बड़ी नुमाइंदगी कर दी जी, आपकी प्राइवेट स्कूल की बड़ी नुमाइंदगी कर दी, बड़ी ये कर दी। मैं प्राइवेट स्कूल, किसी प्राइवेट स्कूल में एक्शन उठाता हूं, मैं नाम नहीं लेता, मुझे फोन आना शुरू हो जाते हैं हमारी बैचर से, मेंबरान के, हल्का हाथ, हल्का हाथ, हल्का हाथ, हल्का हाथ। भाई किस बात का हल्का हाथ? मैं तो आपके बच्चों के लिए कर रहा हूं। यहां पे जो बच्चे पढ़ते हैं, मेरी बच्ची तो यहां नहीं पढ़ती। तो मेरा यह है कि जब तक ओनरशिप नहीं होगी, आप उस स्कूल को ओन नहीं करेंगे, आप जाएंगे वो देख जाके जो स्कूल हमने निकाल दिए, जो अली मादिल शेख करते थे यहां पे। आज मुझे नहीं पता कि वो साहब जो है वो जहां बैठ के वो फड़कियां मारते थे, आज वहां पे भैंसें बंधी हुई, वहां पे भैंसें बंधी हुई जहां अली मादिल शेख बैठते थे। ये जाके वो स्कूल दिखाते थे जो स्कूल हमारी लिस्ट में ही नहीं होती, हम उसको नॉन वायबल स्कूल करके ऑलरेडी डिलीट कर चुके थे, वो निकाल चुके थे स्कूल, वो लिस्ट में ही नहीं थी, वो जाके वहां पे दिखा रहे हैं ये आलम है, ये स्कूल में है, ये फला में है। या आप थोड़ा जाके एक वो स्कूल भी दिखाते जहां पे गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो बच्चे पढ़ रहे हैं जो आज भी पाकिस्तान के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीएसएस में रेशियो 90% सिंध से पास होने वाला गवर्नमेंट स्कूल्स का है, प्राइवेट स्कूल्स का नहीं है। हमने जब टीचिंग की टेस्ट ली, सबसे ज्यादा एलीट प्राइवेट स्कूल आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? साउथ में है, डिस्ट्रिक्ट साउथ में। डिस्ट्रिक्ट साउथ से पासिंग रेशियो जो था वो 0.7% था, कोरंगी का 3% रेशियो था पासिंग और साउथ का 0.7% था। आज भी जो कॉम्पीट करते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे करते हैं। यहां पे पार्लियामेंट में अक्सरियत जितनी बैठी हुई है वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई है, प्राइवेट स्कूल से कोई मम्मी डैडी बर्गर नहीं है इधर। तो मैं कहता हूं इस पर ट्रस्ट करो, जब कुछ भी नहीं होगा सरदार शाह चला जाएगा, कल ख्वाजा इजहार बन सकता है एजुकेशन मिनिस्टर, मैं उधर बैठा हूंगा उसमें और वहीं पे बैठ के मैं सेम खचाता नहीं करता रहूंगा। यही चीज चलती रहेगी, पॉइंट स्कोरिंग होगी और तालीम का निजाम आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं सुधरेगा। मैंने फराख दिली से कहा कि आप आए मिलके हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इन बुनियादों पे, तालीम के बुनियादों पे, यहाँ पे नस्ली गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, नस्ली प्रोफाइलिंग नहीं होनी चाहिए, मुतअस्सिबाना गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। हमने जितने लिए मेरिट पे जितनी वैकेंसीज थी सारी की सारी मिली और कराची में टीचर्स की, यहाँ पे वो मुफ्ती साहब खड़े थे, वो पता नहीं कहां चले गए। एक तो मौलवी में मसला है, खुद खुतबा सुना के भाग जाते हैं, फिर हम बैठे होते हैं, वो सुनते, दूसरों का खुतबा भी सुने ना। वो कह रहे थे कि आपने टीचर क्यों लिए, आपने इतने टीचर लेने की आपको जरूरत क्या थी? उसको पता ही नहीं है भाई, एसटीआर का क्लासरूम में 30 बच्चे होते हैं तो 30 बच्चों पे हम एक टीचर रखते हैं। अगर 50 लाख की हमारे पास एनरोलमेंट होगी तो उस पे हमें कम से कम जो है वो आप 30 लाख समझ लें बच्चों पे, आपको 1 लाख टीचर चाहिए, बाकी आपको 1,60,000 70,000 टीचर चाहिए। उसमें सब्जेक्ट टीचर्स अलग होते हैं जो प्राइमरी के बाद हम काउंट नहीं करते, एसटीआर प्राइमरी पे अप्लाई होती है। उनने कहा इसको जरूरत ही नहीं है देने की। और मदरसे को बजट, भाई मदरसे तो हमने बजट दिए हुए, जो मदरसे आए गिफ्ट हुए हमें वफाक से, वो पूरे बजट बुक में देखें कि मदरसों के लिए बजट, एक तो बजट बुक भी नहीं पढ़ते, गुफ्तगू शुरू कर देते।
यार जो बुक है उसको पढ़ के आप आए, फिर मैं हाजिर हूं, अगर कोई टेंजिबल रेलेवेंट क्रिटिसिज्म है मैं उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार हूं। मैं करता रहा हूं, फिर भी करूंगा। बाकी ब्ला ब्ला की चीजें इधर से उठा के उधर से उठा के बात करना, मैं नहीं समझता कि इस तरह नहीं होना चाहिए। और कल्चर के हवाले से किसने बात ही नहीं की, याद ही नहीं आया। अब सकाफत से जो दिलचस्पी है वो अंदाजा होता है, वो तो मुझे 4 दिसंबर या 5 दिसंबर को नजर आती है जब टोपी अजरक पहन के सारे निकलते हैं। बाकी पूरे साल हम सकाफती सिंधी नहीं है, सिंध में बसने वाले। किसी ने गुफ्तगू नहीं की, ना ट्रेजरी बेंचेस से ना अपोजिशन से, कि भाई कल्चर में क्या हो रहा है, टूरिज्म के हवाले से आप क्या कर रहे हो, फलां क्या कर रहे हो। तो मैं अपनी दिल की भड़ास भी निकालता, कुछ बातें आपके साथ भी शेयर करता। किसी ने बात ही नहीं की, गुफ्तगू ही नहीं की। चलो मैं अपनी तकरीर को गैर सकाफती रखता हूं। अब है एजुकेशन के हवाले से कि वे फॉरवर्ड 3 सेक्टर्स में हमें एक साथ काम करने की जरूरत है। गवर्नेंस को इंप्रूव करना है, क्वालिटी को इंप्रूव करना है, एक्सेस बढ़ाना है। 3 चीजें सेक्टरल प्लान में। गवर्नेंस के हवाले से हमारे पास बहुत से इश्यूज फील्ड ऑफिसर्स की तरह मौजूद हैं, उसकी वजह से मौजूद हैं। क्वालिफाइड फील्ड ऑफिसर्स हमारे पास नहीं है। जो मसला हेल्थ में भी अदी अजरा के साथ भी पेश आता होगा, जो हमारे साथ भी पेश आता है। इसलिए हमने पहली दफा एजुकेशन में एग्जीक्यूटिव कैडर जो है वो हमने डेवलप किया है। पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हमने 4,500 पोस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दी है, 16-17 ग्रेड की, जो हमें फिल होकर मिलेंगी। तो वो टेल्का एजुकेशन या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आगे बढ़ेंगे, इसमें हम बेहतर कर सकेंगे। दूसरा, मॉनिटरिंग टीचर्स की। मॉनिटरिंग का हमारा अपना डिपार्टमेंट जनाब स्पीकर बना हुआ है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। उस पर हम बायोमेट्रिक सिस्टम के थ्रू हम मॉनिटर करते हैं, मगर वो बायोमेट्रिक का सिस्टम भी अब इतना नहीं रहेगा इफेक्टिव। हम इस ऐप्स पे गए हैं, हमने एक ट्रायल पे पायलट एक ऐप जो है इंट्रोड्यूस करवाई है कुछ अजला में, जिसके थ्रू हम रियल टाइम लेके उसकी अटेंडेंस लेते हैं कि वो चाहे और वहां पे नेटवर्क ना भी हो, वो अपनी डालेगा तो टाइम वही आएगा जब उसने स्कूल की 200 मीटर के अंदर उसने क्लिक किया होगा, तो वो पता चलेगा कि ये टीचर यहाँ पे मौजूद है या मौजूद नहीं है। और मजीद मॉनिटरिंग, मैंने कहा ये सारा डिपार्टमेंट करेगा, मॉनिटरिंग आपको भी करनी पड़ेगी। किसी भी हैबिचुअल एब्सेंटी को सपोर्ट आपको नहीं करना है। मैं फ्लोर के सारे मेंबरान को यह रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप उन पे आप हाथ रखोगे, आप बच्चों को नहीं पढ़ा पाओगे। जो एब्सकॉन्डर है या हैबिचुअल एब्सेंटी है, उसको सपोर्ट नहीं करना है, इसके बगैर टीचर स्कूल में मौजूद नहीं रहेगा। क्वालिटी के हवाले से मैं आपको सामने ये फखरिया बात कर रहा हूं कि इस वक्त भी मैं नहीं समझ, मैं कहता कि आइडियल है एज कंपेरेटिव सिंगापुर और फिनलैंड और स्वीडन के जो सिलेबस और करिकुलम के हवाले से, मैं कहता हूं कि विद इन हमारी अपनी पेरिफेरीज में पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बेहतर सिलेबस और टेक्स्ट बुक जो है वो हमारी सिंध हुकूमत के टेक्स्ट बुक बोर्ड के हैं। मैं नहीं कहता, यूनेस्को की थर्ड पार्टी रिव्यू की रिपोर्ट मौजूद है, आप उसको पढ़ के देख सकते हैं कि इंक्लूसिव है, प्लूरल है, उसमें काफी चीजों को हमने इनकॉर्पोरेट किया है। लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन उसमें हमने शामिल की है। हम अब वोकेशनल और टेक्निकल को भी इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं, जो आपकी 0 से लेके यानी ECE से लेके इंटरमीडिएट तक जो है वो रिवाइज हो चुका है, मजीद जो है वो रिवीजन के अमल में है। अब आए कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस, मैंने पहले कहा कि इस फ्लड की वजह से 20,000 स्कूल हमारे जुबून हाली का शिकार हैं। 7,500 स्कूल इस लायक नहीं है कि हम बच्चों को बिठा सकें। मैं 12 कह चुका हूं, हमारे पास जितने वसाइल हैं उनको बरोकार लाते हुए ज्यादा से ज्यादा हमने स्कूल्स में वही टैकल किए रिहेबिलिटेट करने के लिए जो हमारे फ्लड अफेक्टेड स्कूल्स हैं। हमने इंटरनेशनल डोनर्स को भी अपील की, चेयरमैन बिलावल ने, CM साहब ने इंटरनेशनल डोनर कॉन्फ्रेंसेस उसमें मुनक्किद की। हमें जितनी कुछ सपोर्ट मिल सकी है उसमें अभी तक मैं आपको बताऊं कि हम 2 से 3,000 स्कूल उठाने के काबिल हो सके हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने 1 पाई 1 रुपया नहीं दिया। हमने उनको 11 अरब की स्कीम्स, 11 अरब की आउट ऑफ 2700 बिलियन PSTP में से फकत 11 अरब स्कूल्स के लिए मांगे थे
कि आप हमें दें तो हम इसमें से कुछ ना कुछ स्कूल जो है वो बेहतर कर लेंगे। हमें अभी तक कोई 1 रुपया नहीं मिला है, ना उसका कोई, मैं आपको कहूं कि कोई आसरा भी है। हमें नहीं मिली है सपोर्ट। जो हमारे गिवन रिसोर्सेज हैं हम उसको बरोकार लाते हुए हम स्कूल्स को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक दूसरी कौन सी यहाँ पे जो इस हवाले से बात हुई, मैं पॉलिसीज पे पहले भी डिस्कस करता रहा हूँ और हमने शेल्टरलेस स्कूल्स की स्कीम्स भी उठाई हैं, क्योंकि हमें उन गांव में भी उन मोहल्लों में भी स्कूल देने हैं जहाँ पे स्कूल नहीं है। तो इसलिए शेल्टरलेस को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो सेक्टोरल प्लान का हिस्सा है। इसको हम स्कीम, हमने एक स्कीम रखी है, ज्यादा नहीं रखी, मगर हम सारे इजला के लिए कुछ स्कूल्स हम शेल्टरलेस बनाएंगे, क्योंकि हमें जरूरत है स्कूल्स बनाने की वहां पे। बहरहाल तो ये सारे वो हकायक थे। अब लास्ट में बस एक दुआ के साथ कि हमारे साहिली इलाके के लोग बड़ी मुश्किल का शिकार में हैं। और हाँ, वो एक बात मुझे शर्जील साहब ने बताई कि वो जो कह रहे थे कि मैं शर्जील साहब को देख के मुझे याद आ रहा है कि आपने कहा कि कोई ऐसी हॉस्पिटल नहीं है जहां पे इलाज करवा सके कोई मिनिस्टर चले। मैं तो आपको आगा खान में पूछने आया था ख्वाजा साहब, और ये NICVD में थे शर्जील मेमन, वो भी हमारे काबीना के वजीर हैं। इनका वहीं पे स्टंट लगे हैं और वहीं पे इलाज हुआ है। एक क्रेडिट दिया जरा को और गवर्नमेंट को आप ये दे देते तो बड़ी खुशी होती। ये कहते कि कोई वजीर कहीं नहीं जा सकता और कोई अस्पताल अच्छी नहीं है, तो ये खुद हमारे सामने मिसाल है। तो ये खुद भी वहां से हुए हैं। दूसरी बात कि मुझे वो याद आ रहा था कि वो आपने 75 करोड़ रुपए आपने बताए कि स्ट्रे डॉग्स पे उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए खर्च हुए। सिंध गवर्नमेंट ने तो मेरा जो हाफजा है तो 5 करोड़ रुपए खर्च किए, बाकी कोई दूसरे कुत्तों पे खर्च हो गए होंगे, मुझे नहीं पता कि वो कौन से कुत्ते हैं। स्ट्रे डॉग्स जो है वो उसको तो एक तो वो है जो फैज साहब ने कहा था ये गलियों के आवारा कुत्ते, और मुझे नहीं पता कि और कौन से कुत्ते हैं जिसके आप निशानदेही कर रहे थे और जिसकी फैमिली प्लानिंग नहीं हो पाई अभी तक। और मुझे तो कुत्तों की पॉपुलेशन कंट्रोल हुई हो ना हो, गधों की तो पॉपुलेशन बढ़ गई है, वो तो रिपोर्ट आई है स्टैटिस्टिक्स डिवीजन की, वो तो हमने पढ़ी। मगर ये 5 करोड़ से ज्यादा खर्चा नहीं हुआ उसमें जो स्ट्रे डॉग्स और रेबीज के हवाले से हुआ था। और आखिर में मैं बस जो हमारे हवाले से और कराची को बुनियाद बना के और मुर्तज़ा वहाब की पीपल्स पार्टी की कामयाबी को बुनियाद बना के जो सिंध में एक नफरत की, फिर से नफरत का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, जो भी हो, आप में से हो या उनमें से हो जो बाहर हैं। मैं कहता हूं कि कुछ भी करें, तनकीद करें पीपल्स पार्टी पे, गवर्नेंस के हवाले से आप तनकीद करें, मगर एक बात याद रखें कि हमारे अपने तशख़्ख़ुस पे वो आरिफ जतोई भी बैठा हुआ है, वो रज़ाक रायमू भी बैठा हुआ है, हमारी अपनी शनाख्त पे, हमारे अपने तशख़्ख़ुस पे हम कंप्रोमाइज़ कर नहीं सकते। और फ़कत आखिर में उनको मैं बताने के लिए एक शेर पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे तो एक दोस्त ने यहाँ पे दरबारी शायर कहा कि आप दरबारी शायर हैं। ऐसे तो आप चलेंगे तो फिर तो गालिब साहब भी वजीफा ख्वाह थे, वो भी वजीफा लेते थे, उसको हम दरबारी थोड़ी कह सकते हैं, वो तो हक था उनका, लेते थे। अब मैं अगर वजीर बन गया और शायर भी, उसमें मेरा कसूर है, मैं पहले तो शायर हूं बाद में वजीर बना हूं, तो कम से कम पहले आप मुझे शायर कहते, दरबारी निकाल देते हो। दरबारी वैसे ही सबका पसंदीदा राग है, आप भी मुझे ख्याल में ख्वाजा साहब सबसे जो राग ज्यादा सुनते होंगे वो दरबारी ही सुनते हैं। दरबारी ऐसा राग है कि वो अकबर आजम की दरबार में गाया गया था जब उसको शहजादे सलीम की विलादत हुई थी। तो पहली दफा, मैं मूसीकी का शागिर्द हूं, मूसीकी की तारीख का शागिर्द हूं, दरबारी राग पहली दफा वहां पे गाया गया था जब तानसेन को कहा कि मियां आज ऐसा गाओ कि पहले तुमने ना गाया हो कभी, जो मैंने ना सुना हो। उसको बेटा पैदा हुआ शहजादा सलीम, तो उसने वहां पे गाया, हाय अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांदरे। वो बच्चा पैदा हुआ था, तो हाय अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांदरे। तो उसने पूछा मियां ये कौन सा राग है? उसने कहा हुजूर दरबार में गा रहा हूं तो दरबारी ही होगा। तो दरबारी राग तो हम सब गाते रहे, ऐसी बात नहीं है, आप भी अच्छे दरबारी राग गा सकते हैं। तो आखिर में फकत मैं ये कहूंगा, जो ऐसी बात करते हैं उनके लिए फकत अब्बास ताबिश का एक शेर है जो मैं कहना चाहूंगा, उन्हें कहो मेरा जुर्म सिर्फ मेरा है, उन्हें कहो
कि मेरा जुर्म सिर्फ मेरा है, उन्हें कहो मेरे शजरे का एहतराम करें। थैंक यू।